हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगले टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो बात करें क्वांटम नंबर क्या हैं, तो जैसे कि किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम पर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से यदि आपको ये जानना हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल और किस सेल के किस सब सेल किस ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में वो किस प्रकार से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो यदि इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप जिन संख्याओं का वहाँ पर प्रयोग करोगे वो संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। मींस मैं एक साधारण से एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे आप किसी पेशेंट से मिलने किसी हॉस्पिटल पर जाते हो, तो उस पेशेंट्स की अगर आपको सही लोकेशन मींस आपको ये ना पता हो कि वो किस रूम नंबर के किस कंपार्टमेंट में और किस बेड नंबर पर है, तो आप उससे मिलने के लिए काफ़ी समय तक परेशान हो सकते हो। लेकिन अगर आपको वहाँ पर ये बता दिया जाए कि आपका पेशेंट्स इस रूम नंबर के इस कंपार्टमेंट पर और इस रूम बेड नंबर पर है, तो आप उसकी सही स्थिति प्राप्त करके उस तक बहुत शीघ्र से पहुँच सकते हो। तो उसी प्रकार हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं जो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ठीक स्थिति और उसके चक्रण की दिशा को व्यक्त करने का कार्य करती है। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर व उनके चक्रण की दिशा को व्यक्त करने का कार्य करती हैं, वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब क्वांटम संख्याएं पूछें कि कौन सी होती हैं या कहें कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से उनको देखते हैं। तो पहली क्वांटम संख्या हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। मींस इसको हम बोलें तो मुख्य क्वांटम संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य क्वांटम संख्या। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर या कहें उसके कोष को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, सेल को। ठीक है, तो जैसे कि आपने सेल पढ़े हैं कि के, एल, एम, एन, ये हमारे आगे इसी प्रकार सेल होते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो इन्हीं सेल्स को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या को कहें कि हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस n की वैल्यू इन सेल के लिए 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार आगे होती है। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को या फिर कोष को प्रदर्शित करने का कार्य करती है और जिसकी वैल्यू n बराबर 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या आगे हो सकती है। अब बात करें अपनी सेकंड, तो सेकंड होती है हमारी एजाइमुथल क्वांटम नंबर, मीन्स द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और इसके साथ साथ इस क्वांटम संख्या को हम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना है आपको इसी का ये एक दूसरा नाम है, कोणीय क्वांटम संवेग क्वांटम संख्या। तो बात करें एजाइमुथल क्वांटम नंबर है क्या, तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर या कहें उपकोष को, सब सेल को, ठीक है, या सब एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, तो वह क्वांटम संख्या हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस L की जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो एक फार्मूला है, उसको याद रखना है, 0 से n-1 तक। मीन्स जब भी आप मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पर इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट कर लेना है L बराबर 0 से n-1 तक के लिए। और इसके साथ साथ जो L के मान होते हैं, क्योंकि उपकोषों को प्रदर्शित करती है, तो जो L के मान होंगे, जैसे कि
यहाँ पर कोषों को हमारी मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती थी, तो के कोष के लिए 1, एल के लिए 2। तो उसी प्रकार एल के मान उपकोषों के लिए, तो उपकोष आपने पढ़े हैं कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ठीक है ना। तो इन उपकोषों के लिए एल की जो वैल्यू होती है तो वो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब इसके बाद आती है हमारी तीसरी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको देखते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमारी तीसरी है उसको आप इंग्लिश में बोलते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसी को आप पुकार सकते हो चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब इस क्वांटम संख्या के द्वारा आपको क्या जानकारी प्राप्त होगी, तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को या उसके कक्षकों को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और इस क्वांटम संख्या को m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके मान, m के मान जो होते हैं वो l के मान मीन्स दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। तो m की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू पर डिपेंडेबल रहती है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू निकालनी हो अगर आपको, तो -l से 0 सहित आपको +l तक उसके मान लिखने होंगे। मतलब आपको m का मान जब भी कैलकुलेट करना हो तो जो l का मान आपको दिया जाए उसके लिए आप उसकी माइनस से 0 तक और फिर 0 से उतनी ही वैल्यू को +l तक लिख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे करके। अब चौथा देखते हैं। चौथी क्वांटम संख्या है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, मीन्स इसको बोले तो चक्रण क्वांटम संख्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षक में चक्रण की दिशा को बताती हो, उसे हम क्वांटम संख्या को हम स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षक पर या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। तो जब क्लॉकवाइज करते हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम +½ मान उसका देते हैं या +½ वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक। और जब एंटी उसके हो, विपरीत दिशा में हो क्लॉकवाइज में, तो उसको तुम -½ कहोगे। मीन्स जैसे कि ये एक कक्षक है, जैसे कि s कक्षक हमने ले ली, s ऑर्बिटल ले ली, s ऑर्बिटल में एक ही कक्षक होती है। तो इसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन आप भरते हो तो वो कैसा जाएगा, घड़ी की दिशा में, मीन्स क्लॉकवाइज। तो उसकी डायरेक्शन आप +½ से शो करोगे। और उसके विपरीत जब अगला इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो उसके लिए वैल्यू आप क्या रखोगे, -½ ठीक। तो इस प्रकार आपने चारों क्वांटम संख्याएं क्लियर की। अब बात करें कि क्वांटम संख्याओं के संबंध में जो क्वेश्चन पेपर पर आएंगे आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको देखते हैं। और एक चीज़, जो चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी, मीन्स इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो इस s की वैल्यू जो होती है वह m की वैल्यू पर निर्भर करती है, ठीक है। और प्रत्येक m की वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक m के मान के लिए प्लस का 1/2 एंड माइनस का 1/2, ठीक है। मतलब जब भी आप s की वैल्यू निकाल रहे हो तो प्रत्येक m की वैल्यू के लिए आपको 2 वैल्यू रखनी है, एक प्लस का हाफ, एक माइनस का हाफ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्षक में मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 हो सकते हैं तो पहला हमेशा क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी चारों क्वांटम संख्याओं की। अब बात करें अगर हम कि हमको अगर क्वांटम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं उनको आपको 3 तरीके से बताता हूँ। 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर पर, या BSc हो या हमारा 11th के एग्ज़ाम हो, IIT नीट, तो उनमें से इन 3 प्रकार से जो है एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जैसे कि पहला देखते हैं, मेथड नंबर 1 में क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे कि आपको एक वैल्यू दी जाएगी, जैसे दे दी गई n = 2, ठीक।
अब n बराबर 2 के लिए L, M व S के मान कहेगा आपसे कैलकुलेट करो। ठीक, तो आप कैसे करोगे? तो बिल्कुल ईजिली मैंने जैसे फार्मूले आपको पीछे बताए थे तो उससे करते जाओगे। तुम्हें n की वैल्यू पहले से दे दी गई तो n बराबर 2। अब L की वैल्यू ज्ञात करनी है और L के लिए मैंने बोला है कि 0 से n-1 तक, ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा था। तो n की जो वैल्यू है 2 उसको यहाँ पर रखोगे तो L बराबर 0 तो ले ही लेनी है। अब 0 को यहाँ n की वैल्यू 2 जो दी थी उसको रखी तो 2 में 1 माइनस किया, क्या बचा? 1। अब 0 से 1 के बीच में कोई डिजिट नहीं आता तो इसके दो वैल्यू आ गए, 0 और 1। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू के बराबर ही होती है। तो n के कितने मान थे? n का मान था 2, तो l के भी कितने मान बनने चाहिए? 2 ही बनने चाहिए। ठीक, अब बारी है m की। तो देखो m के मान के लिए मैंने कहा था कि l के मान पर निर्भर रहा जाता है। अब यहाँ पर l के कितने मान हैं? 2 हैं, तो दोनों के लिए आप m के मान बारी बारी से लिखोगे। तो जब l का मान 0 है तो आपको मैंने वैसे फार्मूला बताया था कि -l से 0 और 0 से फिर आएंगे +l तक मान होते हैं। तो यहाँ पर पहला मान l का है 0। अब 0 के लिए अगर आप -0 +0 लिखोगे तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 0 के लिए 0 लिख देंगे। अब बारी है 1 के लिए, तो 1 के लिए लिख सकते हैं। तो देखो l का मान 1 है तो यहाँ पर रखा हमने, तो -1। अब -1 से 0 के बीच में कोई संख्या नहीं आती तो 0 रख दी। अब फिर से प्लस में देखें तो फिर से +1, ये बन गए हमारे किसके वैल्यू? m के वैल्यू। ठीक, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू बने। और यहाँ पर भी आप याद रखिए कि जो m के मान होते हैं वो n के मान के स्क्वायर होते हैं। कितने थे n के मान? 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो कितने बनेंगे? 4। तो 1 2 3 4 याद रखना है आपको। अब बारी है s के वैल्यू की। तो s के वैल्यू जब आप ज्ञात करने वाले हो तो आपसे वहाँ पर कहा जा रहा था, पीछे बताया था मैंने कि s की जो वैल्यू होती हैं वो प्रत्येक m की वैल्यू के लिए 2 होती हैं, प्लस का हाफ माइनस का हाफ। तो यहाँ पर 4 वैल्यू लिखी हैं, चारों के लिए आप बारी बारी से लिख दो, प्लस का हाफ माइनस का हाफ। ऐसे नहीं लिखना चाहे तो साथ में लिख दो, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। क्लियर? इस तरीके से 4 के लिए कितने बन गए? 8 मान। तो यहाँ भी एक फार्मूला है हमारा s बराबर 2n² के, मीन्स आपको n की जो वैल्यू दी जाए उसकी स्क्वायर करके 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी किए 8। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको इस तरीके से हल करिएगा। ठीक, अब इसी प्रकार n बराबर 3 n बराबर 4 करके देखिएगा। ठीक, अब बारी है इसके सेकंड मेथड की। तो देखते हैं अगला मेथड में कैसा आता है क्वेश्चन आपके। तो अगले मेथड में आपको एक सेल या एक जो है ऑर्बिटल दे दी जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि कहा जाएगा कि 3p3 में, अब यहाँ पर एक आपको ये उपकोष दे दी गई 3p3। अब इसमें से कह रहा 3p3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं मीन्स n, l, m, s के मान ज्ञात करो। अब चारों क्वांटम संख्याएं आपको ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो एक फार्मूला रखना है तुरंत, n l x बराबर जो तुमको उपकोष दी हो उससे तुलना करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर n जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, पीछे पढ़ी अभी। l जो होती है वो दिगंशी क्वांटम संख्या है, और x जो है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों की नंबर जो होगी उसकी तुलना है। तो n की हमने यहाँ पर तुलना करी पहले लेटर से, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। क्लियर? अब l की वैल्यू की यहाँ पर जो है आप इससे तुलना कराओगे तो l की वैल्यू मिलती है p। अब चूँकि तुम्हें मैंने बताया है कि p उपकोष के लिए l का मान हमेशा क्या होता है? 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दोगे। अब m का मान जब देखना है तो m का मान चूँकि हमें पता चल चुका है कि हमारा उपकोष कौन सा है? p। तो p उपकोष में आपको पता है कितनी कक्षकें होती हैं? 3। तो उन तीनों कक्षकों को यहाँ पर हमने बना दिया। अब l का मान 1 था
तो -1 से +1 तक उसको यहाँ पर दर्शा दो, 0 + 1, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी अलग से और बता दूंगा आपको। तो m की वैल्यू यहाँ पर आपको अभी ज्ञात करनी है, लेकिन किसके लिए? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए पहले देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा अंतिम है, तो वो किस कक्षक में जा रहा है? यहाँ पर p उपकोष के किस ऑर्बिटल पे जा रहा है? +1 पर। तो इसका जो है m का वैल्यू हो गया +1। अब उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पोजीशन कैसी है? ठीक है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज है, तो उसकी जो है वैल्यू हो जाएगी +½ क्लियर। तो इस तरीके से जब आपको किसी उपकोष के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछे, बस वहाँ पर फोकस करना है कि वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है, अंतिम के लिए कह रहा है, पहले के लिए कह रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है, जिसके लिए भी कहे। अब यदि नहीं कहता तो आप फिर अंतिम के लिए ही निकाल दो। और जैसे कि ये m की वैल्यू आपको मैंने बनाकर दिखाई दी, नहीं समझ में आई तो उसको देखो यहाँ पर कि चूँकि s में जो होता है वो एक ही, s उपकोष में केवल एक ही हमारी ऑर्बिटल होती है, तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब p की बात करें तो p में हमारे p उपकोष में 3 जो है हमारी ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3। अब तीनों में से इसके लिए -1 0 +1 अभी मैंने आपको बताया था, -L से +L तक 0 सही। अब D के लिए बात करें तो D उपकोष में जो है हमारे 5 कक्षकें होती हैं। तो उन पाँचों कक्षकों में से आप पाँचों कक्षकों की जो कक्षक संख्या होगी, ठीक, जैसे कि आप किसी होटल में जाओ तो अलग अलग रूम नंबर होते हैं, तो वैसे ही मान लो ये D हमारा उपकोष जो है इसके लिए भी ये 5 कमरे हैं या कक्षक हैं। तो उनके लिए जो नंबर होगी, रूम नंबर या कक्षक नंबर, ऑर्बिटल संख्या, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक। अब बात करें F की, तो F उपकोष में हमारे 7 कक्षकें होती हैं। अब इन सातों को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 कक्षकें हैं। इन सातों में भी L की वैल्यू है 3, तो -3 से +3 तक लिख दें, -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले से ही, जैसे ही अपना जो है आपको सब सेल पता चले, आप उसकी तुरंत जो है सब सेल बनाकर उसकी कक्षक बनाओगे और उस पर वैल्यू इस तरीके से रख कर आपको जिस इलेक्ट्रॉन के लिए है कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। एक और उदाहरण में इसी प्रकार बता देता हूँ, अब अंतिम की जगह किसी दूसरे के लिए। जैसे कि अब इस बार हमको उसने दे दिया कि 4d6 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है इस बार, ठीक। 4d6 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS के मान बताओ। तो यहाँ पर हमने रखा NLX बराबर 4d6 के, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4, और कौन सा सब सेल दिया है यहाँ पर? D। तो L की वैल्यू, चूँकि D सब सेल के लिए हमारी L की वैल्यू होती है 2, रख दी। अब M की वैल्यू ज्ञात करनी है, चूँकि यहाँ पर हमें सब सेल D दी हुई है, तो D में कितनी 5 कक्षकें होती हैं, पाँचों आप इस तरीके से ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5। अब इन पाँचों में से कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6, तो 6 भर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद जैसे कि m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके ऊपर उसकी नंबर, कक्षक नंबर डाल दो। तो +2, सॉरी माइनस से शुरू कर देते हैं, -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर तीसरा कौन है? तो तीसरा यहाँ पर कौन है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरा है। तो m का मान यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0। और s के लिए बात करें तो वो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो हो गया +½ ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे वो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ही कहता तो फिर आपकी m की वैल्यू बदल जाती है यहाँ पर, क्योंकि छठवां इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जा रहा है, तो वो हो जाती -2। लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी थी यहाँ पर? विपरीत, तो -½ हो जाता। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब जो
थर्ड तरीका है हमारा, जो तीसरा मेथड है, तो उस तीसरे मेथड में क्या होगा कि आपको जैसे कि ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि कहता है कि तीसरे मेथड में कि n बराबर 3 है, तो s के संभव कुल मान होंगे या s के कुल मान होंगे। तो उस समय अभी मैंने पहले जैसे कि आपको कुछ फार्मूले बताए थे, तो उस समय हम उनको पूरे बनाकर मान को कैलकुलेट ना करके सीधे फार्मूले में रखकर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ। तो L बराबर n के, ठीक, पहला फार्मूला ये याद रखिए कि हमेशा द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। इसी प्रकार m की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या के स्क्वायर के बराबर होती है, s की 2n स्क्वायर के, और इसके साथ साथ एक फार्मूला और ये याद रखना है कि m बराबर जब n की वैल्यू दी हो, अब यदि l की देकर आ जाए तो उस समय m की वैल्यू 2l + 1 होती है। ठीक है, बाकी मैं इसको प्रूफ पीछे करा चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आपसे कह रहा है n बराबर 3 है, तो s के कुल मान बताओ कितने होंगे। तो अगर आप उनको ड्रा करके देखोगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम सीधे बता देते हैं अगर ऐसा कि 2n स्क्वायर, तो 2 और 3 की यहाँ पर वर्ग या स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 मान। मीन्स यहाँ पर s के संभव कुल मान 18 होंगे जब n की वैल्यू वहाँ पर 3 होगी। ठीक, अब इसी प्रकार अगर ऐसा आ जाए कि m बराबर 3 हो, तो सॉरी m बराबर कैलकुलेट करने के लिए आएगा जब भी आएगा, तो अगर आपसे कह दे कि l बराबर 3 हो तो m के कुल मान बताओ, तो आप उस समय इस फार्मूले को लगा दोगे। तो 2l + 1 करें तो 2 × 3 + 1, तो 2 त्रिके 6 1 7, तो m के कुल कितने मान बन गए 7। तो इस प्रकार जब भी आपसे जैसे टाइप का क्वेश्चन आए उस तरीके से आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्वांटम संख्याओं की। तो क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड आपके बीएससी 11th बोर्ड, IIT नीट जैसे एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा क्वांटम संख्या से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उससे जो कैलकुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो करिएगा। ओके, मिलते हैं।